हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगल क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल से स्टार्ट करने वाले हैं। सर्कल चैप्टर क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम कुछ बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे और फिर क्लास 10 में जो हमारे पास दो थ्योरम है इस चैप्टर की उन पर आएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स लिख रखी हैं, है ना। इनको समझते हैं पहले, फिर 10.1 थ्योरम जो है इस पर आएंगे अपन। तो पहला है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? किसी भी सर्कल में अगर आप सर्कल पर प्रेजेंट कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, किसी भी सर्कल में आप दो पॉइंट्स को, जो दो पॉइंट सर्कल पर प्रेजेंट है उनको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट आपको मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। इसको हम कहते हैं कॉर्ड। बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल। तो अभी मैंने एक कंप्लीट सर्कल बना रखा है, अगर मैं हाफ सर्कल बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका हाफ सर्कल है, इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर डायामीटर भी ड्रॉ करते हैं तो ये बन जाएगा सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक है। सेमी सर्कल तो खाली सर्कल का पार्ट होता है, ये डायमीटर उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं अपन सेमी सर्कल में। सेमी सर्कुलर रीजन है ये, ठीक है। और सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ, सिर्फ आधा आपको सर्कल ड्रॉ करना है, उसको बोलेंगे अपन सेमी सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास में है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है? सर्कमफेरेंस का मतलब होता है सर्कल की लेंथ। जैसे पेरीमीटर निकालते हैं आप किसी भी चीज़ का, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, रेक्टेंगल, वैसे सर्कल में क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है। रेक्टेंगल में फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। वो क्या होता है? उसकी सभी साइड्स का सम। तो यहाँ पर सर्कल में अगर आप मान लो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, घूम फिर के आप इसी पॉइंट पर वापस आ रहे हैं, तो आप क्या कवर कर रहे हैं? आप सर्कल की लेंथ कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लेंथ ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है आर्क। आर्क का मतलब होता है पीस ऑफ सर्कल। आर्क का मतलब होता है पीस ऑफ सर्कल, सर्कल का टुकड़ा, ठीक है। तो अगर मैं सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया यहाँ से, कुछ सर्कल हमने हटा दिया यहाँ से, तो बचा हुआ क्या है? बचा हुआ है पीस ऑफ सर्कल है। ये बचा हुआ क्या है? पीस ऑफ सर्कल। ये सर्कल तो नहीं है पूरा कंप्लीट, बचा हुआ पीस है कुछ। तो बचे हुए पीस को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? आर्क बोलते हैं। मान लीजिए मैं छोटा सा पीस बना दिया, ये वाला यहाँ बना दिया, ठीक है, कंप्लीट नहीं किया इसको, है ना। ये किसी सर्कल का पीस है, यहाँ मैंने बना दिया इसको। ये भी आर्क है, ये भी आर्क है ना, ये भी आर्क है। इनमें क्या आपको देखने को मिल रहा है कि ये बड़ा आर्क है ना, इसमें छोटा पीस गायब है और बड़ा पीस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर मैंने छोटा पीस ड्रॉ कर रखा है, बड़ा पीस गायब है। तो अगर छोटा पीस गिवन है, इसको बोलेंगे हम माइनर आर्क, इसको बोलेंगे हम माइनर आर्क। और अगर आपके पास बड़ा पीस होगा सर्कल का तो उसको बोलेंगे अपन मेजर आर्क। ये हो जाएगा आपका मेजर आर्क। अब अगर बना हुआ है ऐसा, यानी कि हाफ बना हुआ है, अब ना तो ये छोटा है और ना ये बड़ा है, सेमी सर्कल बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। इसको हम माइनर और मेजर आर्क नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सेमी सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ी होगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 जो है आपका वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। वहाँ पर आपने सेगमेंट का एरिया निकालना सीखा था। होता क्या है वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये कोई इसकी कॉर्ड है, ठीक है। मैंने एक सर्कल में कॉर्ड ड्रॉ कर रखी है। जब आप किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो वो जो कॉर्ड होती है वो सर्कुलर रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये दिख रहा होगा आपको एक पार्ट, ठीक है, और एक पार्ट ये वाला दिख रहा होगा आपको पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो रीजन्स दिखाई दे रहे हैं। इन रीजन्स को ही क्या बोला गया है? सेगमेंट बोला गया है, ठीक है। तो सेगमेंट किन के बीच का एरिया है? सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। आर्क एंड कॉर्ड, ठीक है। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेगमेंट बोलते हैं। लास्ट हमारे पास में सेक्टर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी माइनर मेजर वाली बात आ जाती है। अगर देखिए यहाँ पर जो ये वाला रीजन दिख रहा है, बड़ा रीजन है, ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। ये है मेजर सेगमेंट। और ये क्या है हमारे पास? माइनर सेगमेंट हो जाएगी। ये हो जाएगी माइनर सेगमेंट, छोटा रीजन कवर कर रहा है, ठीक है। और अगर आपने सर्कल में डायामीटर ड्रॉ करी, अगर आप सर्कल में डायामीटर ड्रॉ करी तो फिर तो ना माइनर है ना मेजर है, फिर तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर रीजन बोलेंगे। हम इनको माइनर मेजर सेगमेंट नहीं बोल के क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर रीजन।
लास्ट हमारे पास में है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर के लिए आपको एक सर्कल में 2 रेडियस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। सेक्टर क्या होता है? देखो, सेक्टर का मतलब होता है वो रीजन, वो एरिया जो कि किसके बीच का होना चाहिए? 2 रेडियस और आर्क के बीच का। ठीक है, वो रीजन जो बाउंडेड है किससे? एक आर्क और 2 रेडियस से, उस रीजन को क्या बोलते हैं अपन? सेक्टर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, क्योंकि इसमें भी क्या है? आपको आर्क दिखाई दे रहा है ना, और 2 रेडियस भी है हमारे पास में है, तो एक आर्क और 2 रेडियस यहाँ पर भी दिखाई दे रही, तो ये भी क्या है हमारे पास में? सेक्टर है। ये भी सेक्टर है हमारे पास में। अच्छा, ये सेक्टर में जो हम आर्क देख रहे हैं वो कौन सा आर्क है? बड़ा आर्क है, मेजर आर्क है। तो एक ऐसा सेक्टर जिसके लिए जो आर्क बना हुआ है, जिसके बीच का जो रीजन आ रहा है, वो अगर आर्क देखें आप तो आर्क बड़ा है, मेजर आर्क हमारे पास में है, तो इस सेक्टर को क्या बोल देंगे अपन? मेजर सेक्टर। बिल्कुल ऐसा ही वहाँ था। इस सेगमेंट में देखें आप, इस सेगमेंट के लिए करस्पॉन्डिंग आर्क जो बना हुआ है वो कैसा है? मेजर आर्क है, बड़ा वाला आर्क बना हुआ है, तो फिर बड़ा सेगमेंट है ये छोटा है ना, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सेक्टर में भी क्या होता है? मेजर और माइनर होते हैं। मेजर सेक्टर क्या होता है? जिसमें बड़ा वाला आर्क आ रहा है, और जिसमें छोटा आ रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका माइनर सेक्टर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए, एक लाइन होती है। ठीक है, मान लीजिए सर्कल हमारे पास में ये है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, और ये लाइन जो है ये सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे। लाइन जो है टेंजेंट है। अगर कोई लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई पास हो रही है तो फिर हम उसको सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड बोलते हैं इसको अपन, अगर ये 2 पॉइंट पे क्रॉस करती हुई जा रही है सर्किल को तो। ठीक है, तो हमारे काम इस चैप्टर में क्या है? टेंजेंट वाली बात आनी है। टेंजेंट हमें अच्छे से बताना है टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, अच्छा, टेंजेंट एक लाइन है, और एक लाइन की लेंथ नापना तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि लाइन कैसी होती है? इनडेफिनेट लेंथ की होती है, मतलब कि उसकी लेंथ फिक्स नहीं होती। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर इस चैप्टर में जब क्वेश्चंस करेंगे तो टेंजेंट की लेंथ गिवन होगी या निकालनी होगी, तो उसमें हम क्या करने वाले हैं? वो हम कैसे देखने वाले हैं लेंथ कैसे होगी? देखो, ये हमारे पास में एक सेंटर मैंने मान लिया O है ना, सर्कल का सेंटर है O। ये क्या है? रेडियस। ठीक है, ये है रेडियस। ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट P जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट और रेडियस मिल रही हैं। ठीक है, और कहीं तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पर रेडियस बनाएंगे तो फिर वहाँ से टेंजेंट पास नहीं हो रही, टेंजेंट तो सिर्फ इसी पॉइंट से पास हो रही है सर्किल के। तो ये एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट क्या हो रही है? मिल रही हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो पॉइंट है जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट मिलती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, हम बात करते हैं टेंजेंट की लेंथ को कैसे नापना है। तो टेंजेंट की लेंथ को नापने के लिए इस पॉइंट की ज़रूरत होगी, इसलिए हमने पहले ये सीख लिया। अच्छा, अब इस टेंजेंट पर मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया A। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा बताएं इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है। तो जब भी ऐसा बोला जाएगा कि आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा टेंजेंट पर, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास में होगा, ठीक है, और आपसे पूछेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो आपको सिर्फ इस A पॉइंट से, गिवन पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, क्या है कि हम लेंथ जो है ना वो लाइन सेगमेंट की नाप सकते हैं। ना तो आप रे की लेंथ नाप सकते हैं और ना ही आप लाइन की लेंथ नाप सकते हैं। आप नाप सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट की लेंथ। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? जो खत्म हो रही है उसकी लेंथ फिक्स होनी चाहिए ना, 2 डॉट होने चाहिए, 2 एंड पॉइंट्स होने चाहिए। तो एक पॉइंट तो मैंने दे दिया, गिवन होगा ये पॉइंट। तो गिवन पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट की लेंथ। हालांकि ये है नहीं, एक पार्ट है टेंजेंट का, बस क्वेश्चन करने के लिए हमारे काम आएगा। तो गिवन पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं अपन 10.1। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अगर हम किसी सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस
और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन हमारे पास में एक सर्कल जिसका सेंटर है O और टेंजेंट है उसकी AB, और वो उस सर्किल को P पॉइंट पे टच कर रही है। आपको प्रूव करना है कि OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 का है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, मैंने एक O से Q तक एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। और ये जो OQ मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये सर्किल को R पे काट रही है, ठीक है। अब इसका मैं यहाँ पर प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर देखें आप, ये जो OP है, OP ये क्या है, अच्छा OP रेडियस है, अच्छा OR भी रेडियस है, तो मैं क्या बोल दूँ, OP इज इक्वल टू OR। मैंने बोल दिया OP इज इक्वल टू OR, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ये रेडाई ऑफ सर्कल। अगर मैं बोलूँ OP बराबर OQ तो गलत हो जाएगा। OP और OQ बराबर तो नहीं है। OQ के अंदर OR तो आ रहा है, मतलब रेडियस तो आ रही है, बट थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा और आ रहा है RQ। तो मैं बोल सकता हूँ कि OP जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू OQ, क्योंकि OQ में OR तो आ रहा है और OR अकेला OP के इक्वल तो था, दोनों रेडियस थी, है ना। अब OQ को देखें तो OQ तो बड़ा है OP से, इसमें रेडियस प्लस थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, बट इसमें ओनली रेडियस है, तो OP जो है छोटा है एज कंपेयर टू OQ। OQ है क्या चीज़, OQ इस टेंजेंट की डिस्टेंस है सेंटर से। OQ जो है वो इस टेंजेंट की सेंटर से डिस्टेंस है, OP भी डिस्टेंस है। ऐसे और भी बन सकती है, मैंने एक ही बनाई है ना एक्स्ट्रा। ये ऐसे बन सकती है और, है ना, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, बहुत सारी बन सकती हैं। ये सब की सब क्या है, ये सब की सब डिस्टेंस है इस टेंजेंट की, सेंटर से डिस्टेंस नाप रहे हो आप इस टेंजेंट की, कितना दूर बनी हुई है टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, हम एक बात जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर। अगर आप यहाँ पर और भी लाइंस ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए इधर भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर ऐसे मैंने ड्रॉ कर ली, बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इन सभी लाइंस में सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, OP, क्योंकि OP में सिर्फ R आ रहा है, OP में सिर्फ क्या आ रही है, रेडियस आ रही है, बट बाकी सब में आपको दिखेगा R तो आ ही रहा है, उसके साथ में सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट भी आ रहा है हल्का सा। तो बाकी सब डिस्टेंस जो हैं वो OP के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी आने वाली है, यानी कि इन सब में अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो OP क्या है, शॉर्टेस्ट है। अगर OP यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो फिर इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी कैसी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यानी कि O और इस लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है OP और वो कैसी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो OP है वो AB के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये प्रूव हो गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब आप रेडियस ड्रॉ करते हैं, जब हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, क्योंकि वो जो रेडियस आप ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, वो सेंटर और टेंजेंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास सेकंड थ्योरम, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्किल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स जो बनती हैं उनकी लेंथ जो होंगी वो बराबर होंगी, ठीक है। ऐसा हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब भी हम किसी पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो कितनी बन सकती हैं। पहले कुछ ऐसा देख लेते हैं अपन, है ना। तो मान लीजिए सर्कल है, सर्कल के अगर मैंने अंदर कोई पॉइंट दे दिया आपको, मान लीजिए सर्किल है, ये सर्किल के अंदर कोई पॉइंट P है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक टेंजेंट ड्रॉ करें जो P से पास हो रही हो, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो P से पास भी हो जाए और इसके लिए टेंजेंट हो, तो ऐसी लाइन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बनाएंगे तो नहीं बन पाएगी, सेकंड बन जाएगी बट टेंजेंट तो नहीं बन पाएगी, ठीक है। अगर कोई सर्किल के ऊपर है पॉइंट P, ठीक है, अगर मैंने सर्किल पर पॉइंट दिया है आपको P और मैं पूछूँ आपसे कि बताएं यहाँ से क्या आप कोई लाइन पास कर सकते हैं P पॉइंट से जो टेंजेंट नहीं बन जाए, तो हाँ, एक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस P पॉइंट से पास भी हो रही है और सर्किल की टेंजेंट भी है, ठीक है।
और अगर मैं आपको बोलूं कि सर्किल के बाहर कहीं पर पॉइंट है P, वहाँ से आप सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो हाँ, हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और एक इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और कोई टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर सर्किल के अंदर कोई पॉइंट P है जहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो वो पॉसिबल नहीं है। सर्किल के अंदर किसी पॉइंट से आप सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सर्किल पर अगर कोई पॉइंट गिवन है आपको, तो हाँ, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल पर उस पॉइंट से पास होती हुई। और सर्किल के बाहर कहीं पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो वहाँ से हम सर्किल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो हम केस ले रहे हैं थ्योरम नंबर 2 में, ये एक्सटर्नल पॉइंट का ही है। हमारे पास में एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर गिवन है, तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। तो उन दोनों की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या गिवन है आपको? सर्कल गिवन है, सर्कल का सेंटर है O, 2 टेंजेंट्स जो हैं वो हैं AP और AQ। इनकी लेंथ को आपको इक्वल करना है, यानी कि AP को AQ के इक्वल करना है। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है? ज्वाइन OP, हमने O को P से ज्वाइन किया है, OQ, O को Q से कर लिया ज्वाइन, OA, O को A से भी आपको ज्वाइन करना है। हमें क्या करना है? हमें AP को AQ के इक्वल लाना है। तो अप्रूव देखिए आप, यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे। इन ट्राइंगल APO एंड AQO, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको क्या क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? एक तो ये साइड हमें कॉमन दिख रही है ना, AO जो साइड है वो दोनों की इक्वल है। क्यों है? क्योंकि वो कॉमन साइड है, दोनों में आ रही है ये साइड। एक एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 90 का, यहाँ पर भी एंगल 90 का है। तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल AQO, तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल AQO भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ईच इक्वल टू 90। अच्छा, ये एंगल गिवन तो था नहीं 90 डिग्री, मैंने कैसे ले लिया? ये एंगल गिवन नहीं था 90 का, बट मैंने ले लिया क्योंकि अभी आपने देखा थ्योरम नंबर 1 में कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब रेडियस और टेंजेंट मिलती हैं तो वहाँ पर एंगल कितने का बनता है? 90 का बनता है। ये हमने थ्योरम नंबर 1 में देखा अभी। ठीक है, ये रेडियस है ना, और ये क्या है? टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 का मैंने थ्योरम नंबर 1 से लिया है ना, थ्योरम नंबर 1 की हेल्प से हमने लिख लिया ये। इसके बाद में आप देखें ये PO और QO, इस ट्रायंगल की PO इस ट्रायंगल की QO बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? दोनों क्या है? रेडियस हैं। दोनों सर्कल की क्या है? रेडियस, तो रेडियाई ऑफ सर्कल। तो हमने यहाँ पर देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको 3 चीज़ें बराबर मिल चुकी हैं। एक तो AO, एक एंगल मिल चुका है 90 डिग्री का, और रेडियस दोनों में आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQO। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो, आपने क्या क्या केवल किया है, आपने 90 डिग्री के सामने की साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, और एक साइड और लिया आपने, और एक एंगल लिया है। यानी कि आपने राइट एंगल लिया है, हाइपोटेनस ली है और साइड ली है। तो हम यहाँ पर इनको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंस। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम जानते हैं कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे कि इसका मैं ले रहा हूँ AP, अगर मैं इसका AP ले रहा हूँ तो उसको क्या लूँगा? AQ। इस AP के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है यहाँ पर? AQ। तो AP को मैं AQ के इक्वल कर सकता हूँ बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये इसका थ्योरम का प्रूफ हो गया है ना। तो क्या हमने देखा यहाँ पर कि जब भी हम सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। अच्छा, एक बात यहाँ पर थ्योरम में प्रूव तो नहीं करनी थी, बट बताता हूँ वैसे है ना। मान लीजिए आपको ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल करना होता तो भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय CP/CT। तो जब आप इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर चुके होंगे तो आपने कोई से भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं, चाहे वो साइड हो, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो ये वाला एंगल हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने थ्योरम दोनों देख लिए हैं, 10.1 और 10.2। इस चैप्टर में 2 ही थ्योरम है, छोटा चैप्टर है बहुत ज़्यादा।
इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं 10.1 और 10.2। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.1 और 10.2। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।